तो हम लोग हैं इस वक्त कर्पूरी ठाकुर जन नायक कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय में, जो कि पटना सेक्रेटेरिएट सचिवालय के ठीक बाजू में है। और जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसे फिगर हैं जिनकी जयंती जो है बिहार में सभी दल के लोग मनाते हैं। सभी दल के लोग चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर, चूँकि कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके काम करने के तरीके से जो सभी दल हैं वो उनको लगता है कि राजनीति में या वोटिंग में उनको वोट भी मिल सकता है। हम लोग हमारे साथ हैं रामेश्वर ठाकुर। लिखते हैं आप? रामेश्वर ठाकुर जी हैं, पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के साथ इस भवन में भी रहे हैं। सबसे पहले तो रामेश्वर ठाकुर जी, मैं आपसे आपकी तारीफ जानना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर। मैं अभी पटना हाई कोर्ट में वकालत के पद पर काम कर रहा हूँ समाज के लिए। ये प्रेरणा जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के जीवन काल में ही मुझे कहा गया कि हम कहे कि हमको प्रोफेसर में करना है, चूँकि यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो पेमेंट मिलेगा, समाज का सेवा करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का सवाल था कि नहीं, तुम वकालत पढ़ो और वकालत के माध्यम से समाज के हित की बात करो तो समाज तुमको सपोर्ट करेगा। इसीलिए उन्हीं के द्वारा एक प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में अपोजिशन लीडर ऑफ कर्पूरी ठाकुर के थॉट पर उन्होंने रिसर्च कर रहे थे। उस पीरियड में उनको विधानसभा में जाकर कहने के बाद कि आप उस लड़के को एडमिशन करा दीजिए, इसी बिल्डिंग में वो आए और मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाकर लॉ कॉलेज में एडमिशन कराए। मेरा एजुकेशन हुआ। वो एजुकेशन के माध्यम से आज मैं जो समस्या देख रहा हूँ, जन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जन्म 24 जनवरी 1924 में और उनका 17 फरवरी 1988 में, ये जो अंतराल था जीवन का, उनका जो संघर्ष था, वो संघर्ष की सोच के तहत बिना कोई प्रदर्शन, बिना कोई वो प्रदर्शन कहिए, धरना कहिए, वो कौन से समाज थी जिसको बाबा साहब ने वो जो संविधानिक व्यवस्था जो दिए, जो संविधान में आर्टिकल के तहत उनको दिए, वो कड़िया कहाँ छूट गई थी बाबा साहब से। वो कड़िया को इन्होंने क्या देखे और कैसे किए, इसी टॉपिक पर हम आपको कुछ पीछे के इतिहास के तरफ ले जाना चाहेंगे। और यही मैं चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया के लोग हैं और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही सच्चाई बात को रखती है। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब वो जो इतिहास देखे, उधर मैं एक तरफ ले जाना चाह रहा हूं। बिहार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर 1917 से लेकर 1928 के पीरियड में TFD मिलर साहब मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे और ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ही डायरेक्शन पर डिप्रेस क्लास को कैसे उन्नति होगा, उनकी वकालत वो करते रहते थे। इसी सवाल पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के OHB स्टार्टेड, एक गवर्नर थे ब्रिटिश हुकूमत में, उन्होंने इनसे सवाल किया कि आप लोग डिप्रेस क्लास की उन्नति के बारे में कर रहे हैं, जब तक इनकी डाटा नहीं आएगा, इनकी जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, तब तक आप उनको सही विकास की राह नहीं दिखा पाएंगे। तो उन्हीं के OHB स्टार्टेड साहब के ओपिनियन पर 1930-31 में जाति आधारित जनगणना शुरू हुआ और वो उसी आधार पर आज 75 सालों तक जो सवाल ज्वलंत उठ रहा है कि हमारी भी जनगणना हो, यही जड़ है। और उसी खतियान को बाबा 1930-31 के जो जाति आधारित खतियान जो थी, आज हमारा उस खतियान पर मेरा भी पहचान है। उसी खतियान को BR अम्बेडकर साहब ने
लंदन में 3 बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस किए थे। उसमें अपनी समस्या रखने के लिए लंदन में जब गए थे, भारत के 89 लोग वहाँ रिप्रेजेंट किए थे, जिसमें बाबा साहब ने, B.R. अम्बेडकर साहब ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने वो जो कॉन्फ्रेंस था उसमें अपनी 4 सवालें रखे थे, 4 सवालें रखे थे, जिसमें 3 सवालों पर एक्सेप्ट हो गया और वो 3 सवालों पर अवार्ड के रूप में ब्रिटिश हुकूमत उनको दिया। वो 1930, 1931, 1932 और एक सवाल उनके जो था वो नहीं मिल पाया। उसी खतियान जो 1930-31 के जो जातीय आधारित खतियान है उसी के सूची से, उसी से लिस्ट से 1932 से लेकर 1935 तक एक शेड्यूल बनी, एक सूची बनी, जो शेड्यूल कास्ट बने। वो शेड्यूल जो सूची, वो जाति शेड्यूल, वो जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनकी सूची बनी। एक शेड्यूल ट्राइब, एक ट्राइबल की जो जंगल पहाड़ में रहते हैं उनकी सूची बनी। ये वही पीरियड में बाबा साहब ने ही अपने डिमांड में रखे थे कि हमारे लोग ये अनटचेबल है, हमारी परछाई से लोग दूर भागते हैं। ये सोसाइटी डिप्रेस क्लास में कुछ पेशेवर जातियाँ हैं जो सेवा पर आधारित है। पूरे भारत में तमाम प्रदेशों में ये जो छोटी छोटी जो दबे कुचले, जिसको हम लोग डिप्रेस क्लास कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, वो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनकी सूची उसमें नहीं बनी। उनकी सूची को छूट गया था। उसी सूची को बाबा साहब ने जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, उस पीरियड में उनके लिए SC ST यानी जो सूची बनी थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप की, वो उनकी सूची को परिभाषित कर दिया गया था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो जाने की बात है लोकसभा में, उनके लिए आर्टिकल 330 रख दिया गया था। उनके तहत परिभाषित हुआ। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में जाने का रास्ता परिभाषित है। आर्टिकल 320 के तहत IAS IPS IRS में यानी बड़े कार्यपालिका का जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अफसर होते हैं उसमें जाते हैं। राजकीय सेवाओं में जो है वो 323 के तहत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जाते हैं। और नीचे वाले में जुडिशियरी में भी 312A और 312B, जो उसमें उनके लिए एक तरफ है। हायर एजुकेशन में वो तो अलग सिस्टम था, उसमें उनके लिए डिटेल परिभाषित नहीं है, बल्कि नीचे वाले में परिभाषित है। वो कड़िया इनको जो 1952 से लेकर 1988 तक इनके जो पीरियड में इनकी जो सोच थी कि उसका वो जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, शोषित वंचित के लोग हैं, उनको कैसे हम दे पाए। जब इनकी पीरियड 1952 से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब जब 22 दिसंबर 1970 में जब CM के पद पर आए, तो उसी प्रेफरेंस को लेकर के और एक 14 अगस्त 1961 के केंद्र से एक लेटर जारी हुआ था। उसी आधार पर उन्होंने दलित परिवार के मुंगेरी लाल थे, उनको कमीशन बना करके सर्वे करने के लिए जिम्मेवारी दिया गया। और वो कमीशन की रिपोर्ट आई, तब दूसरी बार जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब 1977 में जब सरकारें बनी, उसमें मुरारजी देसाई की केंद्र की सरकारें थी। वो केंद्र की सरकारें ने घबरा गया था कि कर्पूरी ठाकुर वो तबके लोगों को जो पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहा है। तब उन्होंने बीच में जो काका कालेलकर कमीशन बनी थी, वो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत लंबी पुरानी हो गई है, नए बनाएंगे। क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सोच को डिस्टर्ब करने के लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए कि ये जो काम करने जा रहे हैं उनको बाधित करने के लिए उनकी मंशा थी। और 23 अप्रैल को उन्होंने एक ओपन मीटिंग में उन्होंने घोषणा किया कि काका कालेलकर की कमीशन जो है वो पुराना है, उसको छोड़कर नए बनाएंगे। उसी पीरियड में BP मंडल साहब की बाद में कमेटी बनती है। और उसी पीरियड में जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब 1977-78 में 10 और 11 नवंबर 1978 में बिहार विधानसभा के दोनों सत्रों में
से ये जो रिपोर्ट आया था वो मुंगेरी लाल कमीशन की, उसको विधानसभा में रखकर वो उन्होंने बड़े लोगों में जो कमज़ोर तबके के लोग थे उसको भी अपने हिस्सा से 3% देकर महिलाओं के जो सशक्तिकरण की सवाल है, महिलाओं के वोमेन सशक्तिकरण, उनको भी देने का काम किया और डेवलप ओबीसी में भी देने का काम किए। और डाउन वाले डिफरेंस क्लास जिसको कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, वंचित लोग कहते हैं, उनको अलग अलग इसीलिए दिया गया कि एक तालाब में बड़ी मछली और छोटी मछली एक साथ नहीं रह सकता है, इसीलिए उन्होंने एक वर्गीकरण करके ये लागू करने का काम किए। और उन पर काफ़ी अपमान शब्द, भद्दी भद्दी गालियाँ दिया गया, यहाँ तक कि फिर सरकारें भी गिरा दी गई। बल्कि उनके पीरियड में एक दो घटना मैं और आपको इशारा करना चाहूँगा कि एक मेहतर को, एक डोम जाति जो आता है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में, उनको बड़े लोगों ने कुचल करके मारने का काम किए और उनके संरक्षण में इन्होंने गए और अपने बेटा की तरफ पकड़कर रोने का भी काम किए, दुख भी जताए और उनको अपने हाथों से मुखाग्नि दिए। और उसी पीरियड में सरकार में बंदूक की लाइसेंस की बात आई और आज भी प्रमाण है बिहार सरकार के तमाम जिलों में, मुख्यालय में जो माल खाना होता है पुलिस प्रशासन का, जो हथियार रखने का, आज वहाँ सर्वे करके देखा जाए हर जिले के माल खाना में वो बंदूकें पड़ी हुई है। उसमें डायरेक्शन दिया गया था कि ये दलित तबका अपने सुरक्षा के लिए ये बंदूकें दी जाएगी और वो ट्रेनिंग एसपी प्रशासनिक जो है वो उनको कराएंगे। इसी प्रकार का घटना एक और आरा, बिहार के भोजपुर ज़िले के आरा है, वहाँ दो बहनें दलित कमज़ोर तबके की थी, वो दोनों के साथ अत्याचारियों ने रेप करने का काम किया था, उनको भी जा कर के घटनास्थल पर लाए और अपने संरक्षण में पढ़ाए लिखाए और उसको अपने हाथ से कन्यादान दिए। तो वो उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या सोच थी कि बिना मांगे उस तरह के लोगों को काम किए। यही मैं इनके जो आज 24 जनवरी से लेकर 17 फरवरी एक पखवाड़ा दिवस जो मना रहे लोग, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप सब मिल करके उनके जो दिए हुए अधूरे सपने हैं, वो उनकी जो सोच है वो केंद्र तक कैसे जाएगा, इस चीज़ को सारे लोगों ने बखान करें, न कि जिस न कि एक जात के आधार पर, एक वो कम्युनिटी के आधार पर वो अपने जीवन काल में कभी एक जात को प्रश्रय नहीं दिए, जबकि उनके नज़र में सारे दबे कुचले कमज़ोर को एक राह दिखाए। आज भी जो ये रिजर्वेशन, ये पॉलिसी जो मिल रही है, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो 1978 का दिन है, जो आज 44वां स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाए थे। महामहिम राज्यपाल के साथ 10 और 11 नवंबर को हमने गर्दनी बाग में सारे कमज़ोर तबके को लेकर धरना दिए थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर 1952 से लेकर 17 फरवरी 88 तक का जो जीवन संघर्ष है, जो विधानसभा में वो रिकॉर्ड काफिर पड़ा हुआ है, उनकी स्पीचें है, उनकी विधानसभा में तमाम स्पीचें हैं कि किस समाज के लिए, किस कमज़ोर के लिए उन्होंने जो सवालें उठाए हैं। हमारे पूरे बिहार के वो दबे कुचले कमज़ोर के जो विद्यार्थी है, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या सवाल किए, क्या जवाब दिए। पूरे जीवन काल का वो भरा पड़ा है। आज ये एक देश पटना के, बिहार पटना के जिस आवास में जननायक कर्पूरी ठाकुर रहते थे, वो आवास बिहार सरकार के वो संग्रहालय के रूप में लिया गया और बिहार सरकार के 1990 से लेकर 2023 में कि ये लालू राबड़ी देवी की सरकार भी थी और उनके छोटे भैया नीतीश कुमार की सरकार है। फिर भी आज 44 ये जो 88 से लेकर अभी तक आश्वासन पर आश्वासन दिया गया कि इतने फंड हम बिहार विधानसभा से पास करके मैं दूंगा और इसमें युवा संस्कृति के माध्यम से एक रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी, ताकि वो उनके जो जीवन काल का जो विचार था उनको लोग स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। बल्कि दूसरे जगह छोटे छोटे म्यूजियम में काफ़ी फंड दे दिया गया और उनको, बल्कि आज तक
ये सुना पड़ा है। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये सिर्फ संग्रहालय के रूपरेखा है, बल्कि हमारे लोग उनकी जो आवाज़ें कैसे, उनके जो बोले हुए वक्तव्य को कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे, कहाँ बैठेंगे। इसीलिए हम लोग ये महामहिम राज्यपाल से 10 नवंबर 2022 को हम मिले थे। महामहिम राज्यपाल से ये सवाल किए थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो संग्रहालय है, आप सरकार पर नीतीश कुमार साहब को बताएं कि वो संग्रहालय के फंड अलॉट करके, उसको कहा तो जा रहा है कि फंड अलॉट है, फिर भी जब तक यहाँ नहीं बन पाता है, जब तक इसको जीर्णोद्धार नहीं होता है, ये शुरू नहीं होता है, तो इतने सालों में जब नहीं मिला तो आज हम लोग को बेहताशा है कि हमारे लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ रिसर्च करेंगे, कहाँ रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसीलिए आज ये मूर्ति के सामने इस कैंपस में, चूँकि मेरा इससे लगाव इसीलिए है कि उनके जीवन काल में मेरा शिक्षा दीक्षा इसी क्वार्टर में रहकर पढ़ने लिखने का मौका मिला। मैं ये चाहूँगा कि सरकार इसको ऐतिहासिक रूप में एक शोध संस्थान के रूप में कहने को तो बोली जा रही है, बल्कि यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज हम आप लोगों के सामने ये सवाल कर रहे हैं। यही बात कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय कर्पूरी, जय संविधान, जय विज्ञान।